सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो जो मैं शुरुआत में देना चाहूँगा, विच इज़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। आई विल टेल यू वाई। मैंने इस वीडियो में जितना भी कॉम्प्रिहेंसिवली आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो एज अ स्ट्रैटेजी मैंने कवर किया है। मैंने पूरा एक दिन जहाँ मैंने 3-4 घंटे अच्छे से बुक्स दोनों को एनालाइज किया है, क्या पॉइंटर्स निकल सकते हैं, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या किस किस तरह से आप टीचिंग मेथड्स डेवलप कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए मैंने सब कुछ अच्छे से देखा है। उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, देन फिर मैंने उनको नोट्स को ऐसे डिजिटली प्रेजेंट करने की कोशिश करी है एंड देन आई हैव मेड दिस वीडियो। सो आई कैन गारंटी यू दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पुट इन दिस वीडियो and this is the only video that you will want to watch to prepare for your political science. So if you have time, watch it right now. If you don't have time, please अपने watch later playlist में इसको डाल दो and it will be worth the watch. Thank you. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ पॉलिटिकल साइंस वीडियो जहाँ पे हम क्लास 12th के लिए तुम किस तरह से लास्ट के 2 महीनों में पॉलिटिकल साइंस को अप्रोच कर सकते हो एंड 95 प्लस स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो एंड उसको अचीव कर सकते हो। इसके बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं पहले ही पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, विच आर इफ़ यू सी हेयर, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं स्ट्रैटेजी के नीचे, विच आर फर्स्ट इज़ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने बोला है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं है, एक तरह का अप्रोच है। पहली बात तो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, आपको कोई भी मेंटर, आपको कोई भी टीचर आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी दे ही नहीं सकता है। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, आप किसी की भी टाइम टेबल वीडियो देख रहे हो, कोई भी एडवाइस ले रहे हो, ये चीज़ इतनी सब्जेक्टिव होती है दैट यू कैन नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली। तुम उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई मैं बस एक अप्रोच दे रहा हूँ, मैं एक अप्रोच बताने वाला हूँ ओवरऑल। उसमें से जो भी चीज़ आपको लगती है वो तुम्हारे डोमेन में आती है, वो तुम्हारी एबिलिटी से सूट करती है, उस चीज़ को पिक करना और उस चीज़ को अप्लाई करना। सेकेंडली, क्लैरिटी। व्हाट डज दिस मीन? हम लोग आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस को इस तरह से डिस्कस नहीं करने वाले कि मैंने बोल दिया पॉलिटिकल साइंस स्ट्रैटेजी 95 प्लस कैसे लाएंगे एंड आई विल गिव यू 10 नॉर्मल और जनरल टिप्स एंड आई विल गो। ऐसा नहीं होने वाला कि आई विल से कंसिस्टेंट रहो, नोट्स को ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, नहीं। विल बी वेरी स्पेसिफिक विद वॉट वी वॉन्ट टू डू। क्लैरिटी होगी उसमें। एंड थर्डली, ये कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है 8 to 10, 9 to 10 क्या करना है एंड देन आपको क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे चैप्टर को कवर करना है। आई विल नॉट से दैट। So it is not a universal strategy and there is no universal strategy in this world to crack an exam. So as I said, it is not a regular strategy video. Okay? ये कोई रेगुलर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बल्कि एक वर्क कर सकती है आपके लिए टूल किट की तरह। ठीक है? तो प्लीज़, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत सारी आई थिंक जो मेरे हिसाब से जेन्युइन टिप्स होने वाली हैं, जो आपको मदद करने वाली हैं। अप्रोच मैं अपना शेयर करूंगा सब्जेक्टिव एंड सम थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव, वो भी देखेंगे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप सीरियस हो तो प्लीज़ नोट्स बना लेना कुछ चीज़ों के, एंड इफ़ यू आर नॉट सीरियस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्ट्रैटेजी जो वीडियो होने वाली है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यू कैन सी दिस। पहली पार्ट है बुक 1, दूसरी पार्ट है बुक 2। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटिकल साइंस, यू कांट मेक वन स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपके पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक डायरेक्टली एंड डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली टॉक्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। दूसरी बुक आपकी वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की बात करती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करती है। सो कैसे इन दोनों के एकदम सिमिलर अप्रोच हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी वजह से हम स्ट्रैटेजी भी बुक 1 और बुक 2 की थोड़ी डिफरेंट बनाएंगे। रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच, इसलिए मैंने लिखा है। एंड थर्डली, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है, कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि ओवरऑल हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, उनकी भी हम लोग बात करेंगे एट द एंड। शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो हमारी पहली बुक है। ठीक है? सो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ, प्लीज़ उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक अ लुक। चैप्टर 1 है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। शुरू कब हो रहा है? देखो मैंने लिखा है, प्लीज नोट डाउन ऑन योर इंडेक्स ऑन योर कंटेंट्स पेज ऑल्सो। तुम भी कर लो। चैप्टर 1 डील करता है 1947 से 1950 तक। चैप्टर 2 डील करता है 1952 से 67 तक। चैप्टर 3 डील करता है 50s और 60s में जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्लान्स, वो सब की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 एक एक्सेप्शन है,
और इसी तरह चैप्टर 7 भी एक एक्सेप्शन है जो कि डिफरेंट टाइम जोन्स की बात कर रहा है। बट अगर आप इन दोनों चैप्टर को इंडिपेंडेंटली पढ़ो और बाकियों को देखो, इंडिपेंडेंट इन दोनों को अलग कर दो और हम बाकी को देखो, तो यहाँ पे 50 60 की बात हो रही थी, हमने यहाँ पे 67 पे छोड़ा था, चैप्टर 5 पे 67 से 71 तक हमने पकड़ा है, फिर हम 71 से ही हमने छोड़ा था और फिर हम 71 पे आगे 84 तक किया है, फिर 84 87 तक हमने किया, फिर हमने वहीं से शुरू किया 89 से 2019 तक की बात करी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है एंड उसी क्रोनोलॉजी में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडिया का पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ गई कि अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इस बुक में क्रोनोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। सो हाउ कैन दिस हेल्प, मतलब इसका सेंस क्या, वो बताना क्या चाह रहे हो। तो इसका जो हमें फायदा मिल सकता है वो कुछ इस प्रकार है, ये हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब नाउ हाउ विल इट हेल्प, हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 1967 के इलेक्शंस डिफिकल्ट थे इंदिरा गांधी के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आई एंड वो दिक्कतें फिर से 1971 के अराउंड बढ़ी, बट इंदिरा गांधी जीती। 1975 में इमरजेंसी हुई, 1977 में फिर इलेक्शंस हुए। देखो मैंने किस तरह से डेट याद करी है, मैंने एक साल पढ़ा, मैंने रिवाइज कुछ नहीं किया, ठीक है। देन किस तरह से 1984 में क्या हुआ, देन 1984 में असैसिनेशन हो गया उनका एंड 84 में ही इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने पंजाब की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें पंजाब राइट्स के बारे में, दैट इज व्हाई आई नो कि असैसिनेशन वाले साल जीते और राजीव गांधी 400+ सीट्स के साथ बने। एंड 1989 में फिर वो नहीं जीतते हैं एंड पीवी नरसिम्हा राव एंड वो सब, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव आएंगे हमारे 1991 के इलेक्शंस में। एंड 91 के अराउंड मुझे याद है कि एक सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की असैसिनेशन करवाया था, सॉरी करवाया नहीं था, राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया था, ठीक है। एंड पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एट द टाइम 1991 में ही इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, एक बहुत बड़ा कवट लेती है एंड वहां से हमें दिखता है किसका इन्फ्लुएंस, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर समय के कौन थे, वी ऑल नो, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु इज मनमोहन सिंह। इस तरह से देखो मैंने किस तरह से याद कर ली, 67 से 71 से मुझे याद हो गया। एंड अगर मैं इससे थोड़ा पीछे चले जाऊँ, 67 से पहले क्या था, 66 में ही तो इंदिरा गांधी आई थी। अब मैं बार बार ये चीज़ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आई हैवंट रिवाइज्ड इट, आई हैवंट रिकॉल्ड इट। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स। अब देखा तुम लोगों ने कि किस तरह से मुझे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे टाइमलाइंस में जो जो चीज़ें घटना घटी हैं, बिकॉज इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो सारे मुझे याद रह गए। क्यों? क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम के जरिए चीज़ों को समझा था। सेकेंड पॉइंट है हमारा थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब ये चीज़ समझो कि अगर मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि मुझे पता है कि चैप्टर 5 में यहाँ पे 1971 के अराउंड क्या चल रहा था, मुझे ये पता है कि ये जो 5 चैप्टर है ना, ये गुजर नहीं रहा है, ये घट रहा है 67 से 71 के ही बीच। तो अगर जो भी चीज़ें इसके बीच में हुई हैं, मुझे एक थीम पता चल गई है टाइम की, हाउ 52 से 67 तक जो चीज़ें रही वो बहुत ही प्रो कांग्रेस और पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा रहा है, ठीक है। एंड 50s एंड 60s की बात छोड़ दीजिए, हम सिर्फ इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं। एंड 67 से 71 के बीच क्या रहा, थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर जो है वो शेक होने लग गई, चैलेंज नहीं मिला कांग्रेस को, बट जो बहुमत यहाँ पे मिल रही थी वो बहुमत यहाँ पे नहीं मिल रही थी। 71 से लेकर के 84 के बीच में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, एक था बिफोर इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी और दूसरा था आफ्टर इमरजेंसी। तो ये सब मुझे थीम्स पता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि 72 के आसपास क्या चीज़ें चल रही थी, 73 74 के आसपास क्या चल रही थी, तो आई नो कि 73 74 वाला जो टाइम था वो 75 इमरजेंसी से पहले का था। तो उस समय जो इमरजेंसी की चीज़ें थी वो डेवलप हो रही थी, जॉर्ज फर्नांडिस वाला रेलवे का केस चल रहा था एंड उसी तरह से चीज़ें हो रही थी गुजरात में, उसी तरह से चीज़ें हो रही थी बिहार में। सो आई नो दीज थिंग्स। हाउ आई नो दिस थिंग्स? बिकॉज मैंने टाइम पे ध्यान दिया है, बिकॉज मैंने टाइम पीरियड पे ध्यान दिया है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तीसरा टिप क्या है? तीसरा टिप नहीं, बेसिकली पॉइंट क्या है वो है, यू डोंट ओनली नो अ टॉपिक्स चैप्टर बट द टाइम पीरियड टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम क्रोनोलॉजी को समझते हुए चीज़ों को पढ़ रहे हो, सो यू विल नॉट ओनली रिमेंबर द कॉन्सेप्ट बट तुम्हें बहुत ही ईजिली डेट भी याद हो जाएगी। मुझे क्यों ये सारी डेट्स अभी तक याद हैं? बिकॉज मैंने क्रोनोलॉजी को समझते हुए चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ अभी तक पढ़ी चुके होंगे, विच इज दिस। बुक 1 जो है हमारी, ठीक है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अब दिख रहा होगा आई होप। बुक 1 जो है हमारी वो पॉलिटिकल साइंस नहीं, उस पर डील नहीं करती। हमारी बुक 1 जो है वो डील करती है पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। सो हम जब बुक 1 पढ़ रहे हैं तो मुझे पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं लेनी है, वो एक हिस्ट्री की तरह पढ़ना है। मुझे उसको पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरह पढ़ना है, यानी कि मुझे इवेंट समझने, मुझे डेट समझनी है, मुझे उन इवेंट्स में क्या घटा, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इस चीज़ को समझना है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अभी से जान लो कि बुक 1 जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंस बुक, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी क्यूरियस, क्यों ऐसा लगता है मुझे? यस, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे महात्मा गांधी ने जो स्पीच यहाँ पे लिखी है, एक्सर्प्ट लिखा, ये किस काम का है? ये सब सीयूटी के काम आ सकता है, बट ये किस काम का है? अरे न्यूज़पेपर में कटिंग लिखी थी तो मैं क्या करूँ, ये थोड़ी आने वाला है एनसीईआरटी का पेपर में। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मैप होए या फिर ये अडवाणी और बोस चला रहे हैं सरकार, ये क्या दिखा रहा है? मतलब ये कैसे रिलेवेंट है मेरे लिए एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बोर्ड्स में? बिल्कुल रिलेवेंट है। एवरीथिंग हेल्प्स। कैसे हेल्प करेगा आओ समझते हैं। अगर तुम इसको समझ लोगे, अगर तुम
कार्टून को समझ लोगे अगर तुम एक बार मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पोटी श्रीरामुलु या फिर किसी और लीडर के बारे में पढ़ लोगे, या फिर कोई मैप को अच्छे से एनालाइज कर लोगे, या फिर एक जो स्पीचेस लिखी हैं चाहे वो जिन्ना की हो, नेहरू की हो, गांधी की हो या राजगोपालाचारी की हो, अगर इनको एक बार देख लोगे पढ़ लोगे तो क्या फायदा होगा। अगर तुमने एक बार ये पढ़ लिया कि कांग्रेस वोटेड बैक टू पावर एट सेंटर तो उसे क्या समझ आएगा। अगर तुमने इस स्टिकर को समझ लिया कि एक तरह से बाहर से ये बैठ के सरकार को चला रहे हैं तो उसे क्या समझ आ जाएगा। आओ जानते हैं। पहली चीज क्या तुम्हें हेल्प करेगी इफ यू अंडरस्टैंड इट, पहली चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं एग्जांपल्स की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी मुझे, पहला एग्जांपल लेते हैं स्पीच का। सो जस्ट सी दिस, हम पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। और जनरल पॉलिसी इज टू अवॉइड इंटेंगलमेंट इन पावर एंड पॉलिटिक्स एंड नॉट टू जॉइन एनी ग्रुप। हमें बंधना नहीं है किसी की पॉलिटिक्स और पावर में, ठीक है। हमें कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो लीडिंग ग्रुप्स हैं, रशियन ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक, एंड हमें दोनों के साथ ही फ्रेंडली रहना है। बोथ अमेरिका एंड रशिया आर एक्सट्राऑर्डिनरली सस्पिशियस। दोनों रशिया जो अमेरिका है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं, शक करते हैं, शक की निगाहों से देखते हैं, एज वेल एज ऑफ अदर कंट्रीज के भी वो सस्पिशियस हैं। इस वजह से दिस मेक्स आवर पाथ डिफिकल्ट, इसलिए हमारा पाथ जो डिफिकल्ट हो जाता है एंड हमें वी मे वेल बी सस्पेक्टेड बाय ईच ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स द अदर। तो हमें भी दोनों को ही एक सस्पेक्शन की निगाह से देखना चाहिए और किसी एक की तरफ जुड़ना नहीं चाहिए। दिस कैन नॉट बी हेल्प। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि दोनों ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, ये दोनों ही आपस में सस्पिशन में है, रशियन और अमेरिकन ब्लॉक, तो हमें एक को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब मे भी आपने एक बार भी पढ़ा ना हो, मे भी आपने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा बट कुछ लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा इस स्पीच पे, बट ये लिखी है कॉन्सेप्ट में, लिखी है एक्सटर्नल रिलेशंस वाले चैप्टर में, लिखी है चैप्टर 4। अब ये कैसे काम करेगा मुझे ये देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट का जो मूवमेंट था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट निकल ही क्यों रहा है, क्योंकि नेहरू का ये माइंडसेट था कि हमें नहीं जुड़ना चाहिए। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए तुम समझ गए, क्योंकि मैंने स्पीच पढ़ ली। दूसरा, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है ना कि किसी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ना है, नॉन अलाइनमेंट, एंड अफ्रो एशियन यूनिटी वाली जो बात आती है, किसी बड़ी पावर के साथ एसोसिएट नहीं होना है, वो कहाँ से आ रही है, वो इसी माइंडसेट से आ रही है। सो अगर तुम इसको समझ लोगे, इसको पढ़ लोगे, तो शायद जो 5 मार्कर 6 मार्कर आते हैं ना, 6 मार्कर, उसमें तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन। हम इस दासता से, स्लेवरी से तो फ्री हो जाएंगे कल 14 अगस्त का है, बट मिडनाइट में इंडिया जो है वो पार्टीशन, बंटवारा भी हो चुका होगा। इस वजह से कल जो डे है वो रिजॉइसिंग का भी होगा और मॉर्निंग का भी होगा। तो सुख का भी दिन है, दुख का भी दिन है। वाई वॉज गांधी इन कोलकाता? बिकॉज ही वॉज हार्ट ब्रोकन एंड वेरी मेलनकोलिक बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड पार्टीशन में, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ दिस इवेंट्स हैपनिंग। तो समझ रहे हो कि किस तरह से तुम्हें एक वाइब भी पता चल रही है स्टोरी की। अब जब तुम महात्मा गांधी का वो नौखाली वाला कोलकाता से दिल्ली जाना, कोलकाता में क्या हो रहा था, सत्याग्रह करना एंड एट द एंड असैसिनेशन होना, उस सब को जब तुम पढ़ोगे इस स्पीच को पढ़ने के बाद, तो तुम्हें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। तुम माइंडसेट समझ रहे हो, तुम यहाँ पे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं चैप्टर में, उनका माइंडसेट समझ रहे हो, चाहे वो नेहरू हो या गांधी हो। आई होप तुम समझ रहे हो कि वाई लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसी का द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका एक और रीजन देख लेते हैं। यू ग्रैब द कॉन्सेप्ट फास्टर। हाउ? लेट्स सी। ये जो स्टिकर है, सॉरी कार्टून है, ये हमारे पेज नंबर 1 पे दिया है ऑफ चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 का पहला ही है, पहला ही जो पेज है उसमें कार्टून दिया है। आई थिंक किसी ने ये तो पढ़ा नहीं होगा, आई थिंक 90% तुम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, बस नजर गई होगी इस पे। 30-40% 20% लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा, समझने की कोशिश करी होगी, बट बाकी नहीं करी होगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, सो बेसिकली पहले ये जान लो कि ये जो दो बुल्स है ना, ये क्या समझा रही है, क्या सिंबलाइज कर रही है। बेसिकली कांग्रेस जो थी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कांग्रेस ओरिजिनल वाली थी, नेहरू के टाइम वाली, वो टू बुल्स को प्रेजेंट करती थी, वो उनका लोगो था, ठीक है। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग और सिंबलाइजिंग कांग्रेस। अब देखो, कांग्रेस जो है वो फर्स्ट ईयर में ऐसे थी, साथ में चल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो 9th ईयर आने तक आपस में कॉन्फ्लिक्ट आने लग गए। इन 17th ईयर दे बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। इन द 22nd ईयर नाउ जो मालिक है उसका वो दूर भाग चुका है, बिकॉज नाउ दे आर फाइटिंग। एंड ये फाइटिंग कब की चल रही है? 1969 की चल रही है, व्हेन देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, एक स्मॉल एग्जांपल, ऐसे बहुत चीजें आपको दिख जाएंगी विच विल हेल्प यू ग्रैब द कॉन्सेप्ट फास्टर। अब ये मुझे कॉन्सेप्ट को मदद कैसे करती है कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने में? Just see this. Originally, the election symbol of the Congress was a pair of bullocks. I told you. The famous cartoon depicts the changes within the Congress, leading to a head-on confrontation in the 22nd year after independence. अब because जब तुमने चैप्टर स्टार्ट किया, तुम्हें कुछ नहीं पता चैप्टर के बारे में, बट यू नो कि चैप्टर 5 में कांग्रेस का स्प्लिट होने वाला है, यानी कि कांग्रेस में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है बहुत बड़ा 22nd ईयर के आसपास, एंड हम इस चीज को जानने वाले हैं कि कांग्रेस में तकरार तो आने वाली है, ठीक है। नाउ यू नो ऑलरेडी कि विच इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तुमने ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया है। ये ट्रेलर मूवी के प्लॉट को जानने में, मूवी के क्लाइमैक्स को जानने में और ज्यादा मदद करती है। सो इट हेल्प्स टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट फास्टर। आई होप समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, यू वोंट फॉरगेट इट, ठीक है। तुम भूल नहीं पाओगे। कैसे नहीं भूल पाओगे? हाउ? ये देखो, दिस इज एन स्टिकर। ये स्टिकर है जब इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी। अब जस्ट सी दिस, मैंने दिया, देखो लिखा IG इंदिरा गांधी, दिस इज इंदिरा गांधी। ये पीएम की ट्रॉफी पकड़ी, यानी कि पीएम की पोजीशन दी जा रही है। ये फर्स्ट विक्ट्री स्टैंड है, एंड जो लोग खड़े हैं ना आसपास, ये सब पता है कौन है? ये और कोई नहीं, के कामराज, एस निजालिंगप्पा, वो सब है। अब ये जो लोग हैं ये सिंडिकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो पावरफुल सेक्शन ऑफ कांग्रेस है, जो कि बेसिकली गवर्न कर रहा था कांग्रेस को, जो कि चला रहा था कांग्रेस को। सो इन लोगों ने क्या किया? देखो, इन लोगों ने ऑलरेडी
नंबर 1 विक्ट्री स्टैंड बनाया और उस पर इंदिरा गांधी को खड़ा कर दिया है, ठीक है, उनको पीएम की ट्रॉफी दे दी, उनको पीएम बना दिया है और ताली बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो जानते हैं कि वही पावरफुल पीपल है, वही बेसिकली इनको चलाने वाले हैं, क्योंकि खड़ा भी उन्होंने किया उनको विक्ट्री स्टैंड पे। समझ रहे हो? पीएम किसने बनाया है? सिंडिकेट ने बनाया है इंदिरा को फर्स्ट की विक्ट्री स्टैंड पे, जो कि पीएम शो कर रहा है, वो किसने उनको खड़ा करवाया है? सिंडिकेट ने करवाया है। एंड यहाँ पे एक अनफेयर चीज है, फिर जो अजीब चीज हमें दिख रही है वो ये है कि बैकग्राउंड में रेस के लिए ऑलरेडी एक खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, जो कि अकेले भाग रहा है, वो भी भागना शुरू किया है, बट जो रेस के जजेस हैं उन्होंने ऑलरेडी किसी को जिता दिया है। दिस शोज कि अब तुम्हें ये बहुत फनी लगेगा। एंड यहाँ पे एम लिखा है विच रिप्रेजेंट्स मोरारजी देसाई एंड नाउ यू विल रिमेंबर इट फॉरएवर, यू वोंट फॉरगेट इट। कि मैंने कार्टून देखा था जो बहुत फनी था, जहाँ पे जो मोरारजी देसाई है, ही इज स्टार्टिंग द रेस एंड इंदिरा गांधी इज ऑलरेडी वॉन इट, ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं। सिंडिकेट यू ऑलरेडी नो, तुम अब इस फैक्ट को भी रिमेंबर कर पाओगे कि दैट मोरारजी देसाई वाज द कैंडिडेट हु वाज कंपीटिंग विद इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट ने क्या किया था, मेंटालिटी याद है, शास्त्री टू इंदिरा 1966, यू वोंट फॉरगेट इट। सो तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है इस बुक का, वो ये है कि हाउ टू रिटेन दिस मच इन्फो। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ना इस पूरी की पूरी बुक में, हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में, हाउ कैन वी रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जस्ट इसको लेते हैं। नाउ ये एक बेसिकली पैराग्राफ लिया मैंने, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया, एक नहीं लिया पैराग्राफ, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, ठीक है, यू नो किस बुक की बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 की बात करें हम लोग। अब वी विल जस्ट स्किम थ्रू दिस टॉपिक। द ईज विद विच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस। अब देखो मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें वो सब हाईलाइट करता हो जाऊंगा। Proved all the critics wrong. When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri, unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister. शास्त्री क्या थे? एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर, कहां से? उत्तर प्रदेश से, जो कि ऑलरेडी मिनिस्टर रह चुके थे नेहरू की कैबिनेट में फॉर 9 इयर्स। नेहरू उन पे डिपेंड कर रहे थे बहुत, मतलब पिछले साल जो उनका लास्ट ईयर था उस पे। ही वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, कमिटमेंट फॉर प्रिंसिपल्स। अर्लियर उन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर, एक्सेप्ट किया था मॉरल रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेजर रेलवे एक्सीडेंट। शास्त्री कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने 1964-66 तक। उनके ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप में कंट्री ने 2 मेजर चैलेंज फेस किए। इंडिया जो है वो स्टिल रिकवर कर रहा था इकोनॉमिक इंप्लिकेशन से, और चाइना के साथ मानसून फेल कर रहे थे, ड्रॉट था, सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज। इसका ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में किया है कि कंट्री जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ 1965 में वॉर में कर जाती है। शास्त्री ने फेमस स्लोगन दिया जय जवान जय किसान, जहां पर उन्होंने मानसून ड्रॉट यानी कि किसान को भी एड्रेस करने की कोशिश करी, एंड जवान यानी जो हमारी वॉर चली थी उसको भी रिप्रेजेंट किया, सिंबलाइज करके कंट्री कैसे रिजॉल्व कर रही है इन दोनों ही चैलेंजेस के साथ। शास्त्री का प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अब्रप्ट एंड में आ जाता है 10 जनवरी को 1966 में, जहां पे सडनली एक्सपायर कर जाते हैं ताशकंद में, जहां पे यूएसएस देन यूएसएसआर अब उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है एंड करंटली द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ही वाज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड द वॉर। तुम सोच रहे हो कि पूरा का पूरा क्यों पढ़ रहा है भाई? लेट मी टेल यू। अब एक बार इस पूरे को देखो। अब देखो मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हाईलाइट कर दी। अब ये पढ़ो, एवरीथिंग सीम्स इंपॉर्टेंट, यस। कुछ भी ऐसा इस पैराग्राफ में लगा कि तुम्हें लगा कि कुछ भी ऐसी लाइन हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं। अगर तुम इसको एक 6 मार्कर की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, सो यू कांट थिंक कि कुछ भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट ना लगी हो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। हाँ, देर आर 1 या 2 लाइन जो है अगर तुम मिस कर दोगे तब शायद तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इसमें सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट 50% चीज़ें तो ऐसी हैं, 50% से ज़्यादा, जिस पर तुम्हारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग सीम्स इंपॉर्टेंट। तो करें क्या इसका? हाउ टू रिटेन सो मच इन्फॉर्मेशन। और हर पैराग्राफ में इतनी इन्फॉर्मेशन है, हर लाइन में इतनी इन्फॉर्मेशन है, रिटेन कैसे करें? सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लो दैट यू कांट रिटेन एवरीथिंग इन वन गो, ठीक है? पहली बार पढ़ने बैठे हो या फिर दूसरी बार पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो आज तो मैं सब रिटेन कर लूंगा, सब खत्म कर दूंगा, नहीं होगा, ये एक्सेप्ट कर लो। नाउ अप्रोच देखते हैं कि क्या होना चाहिए। स्टेप 1, पहली बार पढ़ रहे हो तो रीड इट लाइक अ नॉर्मल स्टोरी। फर्स्ट टाइम में सिर्फ स्टोरी की तरह रीड करो, क्योंकि वैसे भी ये हिस्ट्री है, वैसे भी हम इवेंट्स के बारे में जान रहे हैं, हिस्ट्री स्टोरी के बारे में ही जान रहे हैं। सो पहली बार में एक नॉर्मल स्टोरी की तरह रीड करो। स्टेप 2, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो रीड प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करो, एंड प्लस रीड एवरीथिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हर चीज़ को क्यों रीड करना जरूरी है। न्यूज़पेपर कटिंग्स, कार्टून, समझ गए हो। अब दूसरी बार में क्या होगा? स्टार्टिंग टू रिटेन फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी याद होना शुरू हो जाएंगी। नाउ स्टेप 3 में क्या करोगे? लर्न इट, कुछ थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो एंड एक्टिव रिकॉल करो। मैंने ये पढ़ लिया, अब दूसरी बार मैंने पढ़ा तो बाकी जो चीज़ें आसपास दी थी वो भी पढ़ी, ठीक है? कुछ चीज़ें मुझे याद आने लग गई। अब तीसरी बार जब मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने पहला पढ़ लिया, पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मैं आंखें बंद कर लूंगा या फिर दूर चले जाऊंगा और बोलूंगा हाँ ठीक है, क्या लिखा था पहले पैराग्राफ में? ओके, तो मुझे याद है कि नेहरू जो है वो मर जाते हैं और के कामराज जो देन प्रेसिडेंट ऑफ हमारे कांग्रेस पार्टी है वो कंसल्ट करते हैं लीडर्स को, और सबने एक यूनानिमस यानी कि सब लोग मान रहे थे, सब लोगों में कंसेंसस थी कि भाई लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी जो कमिटमेंट उनके प्रिंसिपल्स के लिए वो बात करी गई है। एंड वो पहले रेलवे मिनिस्टर थे एंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और कैसे मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते थे। एक एक्सीडेंट की, रेलवे एक्सीडेंट की, रिजाइन कर दिया था, ये देखा था। एंड अपने लास्ट ईयर में नेहरू डिपेंड करते थे। देखो मैंने एक्टिवली रिकॉल किया, कुछ नहीं देखा, बट मैंने बस कोशिश करी कि मुझे कितना रिटेन हुआ। ये स्टेप 3 था, ठीक है? तो आई रिटेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तुम्हारे साथ भी यही होगा, अगर तुम दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट सब कुछ रिटेन होने लगेगा। एंड अगर तुम इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे ना बार बार, कि तुम इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे? इंटरेस्टिंग यही चीज़ें बनाएंगी। इंटरेस्टिंग तुम्हें यही
कार्टून बनाएगा इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग, तो मैं यही कार्टून बनाएगा, यही स्पीचेस बनाएंगी जो मैंने पहले बताई. सो यू हैव टू रीड एवरीथिंग टू नॉट मेक इट बोरिंग, क्योंकि ये तो बोरिंग है, ये पैराग्राफ देखने में बोरिंग है, बट दोज कार्टून्स, दोज न्यूज़पेपर कटिंग्स, दोज थिंग्स मेक इट एस्थेटिक एंड मेक इट इंटरेस्टिंग. सो प्लीज रीड एवरीथिंग एंड फॉलो दिस प्रोसेस. नाउ कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है. सो देख लेते हैं वो भी. टिप्स फॉर रिटेनिंग, ठीक है, और रिटेन करने के लिए क्या कर सकते हो. पहली बात तो मैंने एक्टिव रिकॉल बता दिया, ठीक है, ये करना. दूसरी चीज़ है रेफरेंस बेस्ड लर्निंग. आई होप तुम्हें दिख रहा हो, नहीं तो मैं रीड कर दूंगा. देखो, स्टिकर्स, एक्सर्प्ट्स, ठीक है, इनके थ्रू रेफरेंस बेस्ड लर्निंग. कि भाई अगर मैं एक चीज़ को समझ रहा हूँ, इंदिरा गांधी का जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो शुरू हुई, वो कैसे शुरू हुई. मोरारजी देसाई ऑलरेडी देश में भाग रहे थे, अच्छा कैंडिडेट थे, ओके, सिंडिकेट क्या करी थी, उन्होंने उनको अपने इंटरेस्ट की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि वो गलिबल थी, वो गलिबल नहीं थी, वो नाइव पॉलिटिकल लीडर थी, तो उनको वो मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर वो सरकार चला सकते थे सिंडिकेट वाले. इस वजह से इंदिरा गांधी को बनाया. तो देखो मुझे कार्टून की वजह से कितनी चीज़ें याद होगी. तो रेफरेंस बेस्ड लर्निंग, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस बेस्ड लर्निंग. देन देयर इज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. एक बार देख लो इसको भी, ये लो, ठीक है. टाइम पीरियड एटसेट्रा. सो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, टाइम पीरियड के थ्रू. अब जस्ट इमेजिन मैं 1975 की जो इमरजेंसी है उसका एग्जांपल लेता हूँ, एंड इससे ये होगा कि अगर मुझे पता है 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1975 25 जून को इमरजेंसी लगी, उससे पहले जो इवेंट्स हुए 1974, 1973 एंड 1975 के जस्ट पहले, वो इंसिडेंट्स क्या वाइब कैरी करेंगे, वो क्या कॉन्टेक्स्ट कैरी करेंगे कि ये सब बिल्डअप है इमरजेंसी की तरफ, कि सरकार कुछ गलत कर रही है, या फिर सरकार के खिलाफ कुछ हो रहा है, या कुछ तो हो रहा है. गुजरात में राइट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि करप्शन है. क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है. बिहार में राइट्स हो रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है. एंड रेलवे का इंसिडेंट होता है, जैसे सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी वो और क्वेश्चन होती है. जगमोहन लाल सिन्हा, व्हेन इलाहाबाद हाई कोर्ट वो वर्डिक्ट देता है, राजनारायण सोशल जो लीडर थे उनका वो चीज़ आती है, सोशल वर्कर. सो वहाँ से बिल्डअप जो है एस्केलेट कर जाता है. सो समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड, कि ये सब चीज़ें कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो जो मुझे एस्केलेट होते हुए याद है ना चीज़ें, दैट इज हेल्पिंग मी इन अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. नाउ अगर कुछ लोगों ने उतने अच्छे से अभी तक चैप्टर पढ़ा ही नहीं, और जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बार बार राजनारायण ऐसे बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, सो जस्ट इमेजिन कि मैं ये सब जो बातें कर रहा हूँ ना, ये सब बातें ऑलरेडी उन्हीं चीज़ों की बातें कर रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुका हूँ, एंड मैं इतनी बार इतने अच्छे से या फिर इतने सारे नेम्स ऐसे रिकॉल कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें अपनाई हैं, मैंने ये सारी टिप्स रिटेन करने की अपनाई हैं, मैंने ये सारे मेथड्स को फॉलो किया है. ओके, अब हम बात करते हैं बुक 2 की, जो कि है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि ये बुक बहुत ही डिफरेंट है, ये बुक इंटायरली डिफरेंट है पिछली बुक के. अब इसमें कई चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लोग बात करते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे तो अब सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें कुछ चीज़ें तुम्हें लगेंगी. फिर इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें पॉलिटिक्स का क्या करना है भाई, हमें हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी पॉलिटिक्स में, इसमें पावर गेम कहाँ चल रहा है. चैप्टर जब पढ़ते हो तो पता चलता है, बट हमें ऐसा लगता है कि भाई हाउ टू अप्रोच इट, कैसे पढ़ें इसको, वही जानेंगे. अब देखो पहला ही पॉइंट है, एवरी चैप्टर इज अ डिस्टिंक्ट एंड कैरीज अ डिफरेंट स्टोरी. हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत डिफरेंट है और अपने आप में एक अलग स्टोरी, अलग वाइब, अलग थीम कैरी करता है, एंड स्टोरी भी डिफरेंट है. ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, एंड जस्ट सी दिस, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ये किस चीज की बात कर रहा है कि हमारा जो वर्ड था बाइपोलर था, दो सुपर पावर्स थी, कैसे वो खत्म होती है, वो खत्म कैसे होती है, गोर्बाचेव डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, यूएसएसआर का खात्मा होता है, सीआईएस हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें कैसे हो रही है, शॉक थेरेपी हमारी हो रही है, फिर रशिया का क्या फ्यूचर होगा वो सब की बात कर रहे हैं हम लोग. सो इट डील्स विद दैट. अब दूसरे चैप्टर में आ जाओ, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर. इससे उतना लेना नहीं है इस बेसिकली चैप्टर का, बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एशियान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक राइजिंग सुपर पावर की बात कर रहे हैं, चाइना. सो ये सारी जो चीजें हैं वो इससे बिल्कुल मेल खा ही नहीं रही है. नाउ चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इसमें हम बात करें पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, यहाँ डेमोक्रेसी, मोनार्की सब कैसे वर्क करे, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया के रिलेशंस कैसे इनके साथ. नाउ इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीस टू. देन चैप्टर 4 में आ जाते हैं, यहाँ पे हम यूएन की बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल मेल खा नहीं रही ऊपर वाले चैप्टर से. देन सिक्योरिटी की बात करने लगते हैं, फिर एनवायरमेंट की बात करने लगते हैं, फिर ग्लोबलाइजेशन में आ जाते हैं. सब कुछ इंटायरली डिफरेंट है, इसको अप्रोच कैसे करोगे. एवरी चैप्टर रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच. अब ये अप्रोच मैं लाऊं कैसे, मैं कैसे समझूं. रीड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स टू गेट द वाइब, थीम एंड स्टोरी ऑफ इट. नाउ दिस इज अ वेरी बोरिंग आइडिया, बहुत लोगों को ये बहुत बोरिंग लगेगा कि भाई ओवरव्यू कौन पढ़ता है, बट प्लीज़ एक बार बोर हो लेना, 2 बार बोर हो लेना, कोशिश करना कि ओवरव्यू बताना क्या चाह रहा है. अगर तुम ये समझ जाओगे ना कि ओवरव्यू ये बताना चाह रहा था कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हें पूरा का पूरा समझ आ जाए. सो एक बार हम लोगों ने ये वाला चैप्टर लिया है, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे. यूएन वाला चैप्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इसके थ्रू हम ये जानेंगे कि हम कैसे चैप्टर को अप्रोच करना सीख जाएंगे. देखो, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द रोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल कब, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद. ठीक है, अब हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि हाउ, कैसे इमर्जिंग वर्ल्ड में देयर वर कॉल्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए. अब याद करोगे, किसने चैप्टर पढ़ा, तुमको याद है कि रीस्ट्रक्चरिंग में हम बात करते हैं कि
किस तरह से उसको अपना रोल बदलना चाहिए, कैसे हम लोगों को परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स उनको इंक्रीज करना चाहिए। हम बात करते हैं कि इंडिया कैसे सूटेबल है नॉन एक परमानेंट मेंबर होने के लिए, एंड हम वहां पे जुरिडिक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे जुरिडिक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये बता रहे हैं हमें। देन cope with various new challenges including the rise of US power. The potential reform of the United Nations Security Council is an interesting case of the reform process and difficulties from potential reforms की बात करने वाले हैं कि क्या यूएन में आ सकते हैं, यूएनएससी में। देन अब फिर हम क्या करते हैं, फिर इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं यूएन में, एंड उसका क्या सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में व्यू है उसकी बात करते हैं। चैप्टर क्लोजेस बाय आस्किंग इफ द यूएन कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। तो इसका जो अगर याद हो तो यूएन वाली जो चैप्टर है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो बात है कि क्या यूएस किसी भी तरह से मीडिएट कर रहा है यूएन के साथ, या फिर क्यों, क्योंकि यूएस जो है वो इतना बड़ा सुपर पावर है, तो क्या यूएन का कोई यहाँ पे अस्तित्व या फिर जो एग्जिस्टेंस है वो यूजफुल है भी, तो हम ये बात करते हैं। इसमें अगर तुम्हें याद हो तो हम बात ये भी करते हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा बुरी तरह से, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हेवीली यूएस फंड कर रहा है यूएन को, यूएन के ज्यादा हेडक्वार्टर जो यूएस में है, ज्यादातर जो यूएन के ऑफिशियल्स हैं वो यूएस वाले हैं। सो किस तरह से बहुत ज्यादा यूएस से डोमिनेटेड है, सो किस तरह से वो मैनिपुलेट भी हो सकता है यूएस के कामों के लिए, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट वहां पे भी बोलते हैं बट स्टिल देयर इज होप, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आल्सो लुक एट सम अदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच उन सब चीजों की भी बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन सब छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। सो अगर मैंने इस ओवरव्यू को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, एक बार पढ़ने में नहीं समझ आएगा, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, एंड उस ओवरव्यू के थ्रू ही और ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर में क्या लिखा है, चैप्टर के पैराग्राफ्स क्या बात कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें अच्छे समझ आने लगेंगी। ओके, देन हमारा सेकेंड पॉइंट है विच इज़ अप्रोच फॉर एनसीईआरटी। कैसे अप्रोच करूँ? नाउ बिफोर एंड आफ्टर, पहले जाते हैं बिफोर पे, ठीक है। सी दिस, ये एक इसको छोड़ दो, ठीक है। वी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, अब मैंने ये देखा, ओके, यानी कि मुझे इसमें कॉन्सिक्वेंसेज दिखने वाले हैं शॉक थेरेपी के, बट व्हाट इज दिस बल्कि पैराग्राफ्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं अगर एक बार रीड भी करूँगा फिर मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको कैसे ईजियर बना सकता हूँ, ये देखो। अब नाउ सी दिस, इसको फिर से छोड़ दो। नाउ सी दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, एंड एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब क्या लिखा है, 2 1 ये सब क्या है। नाउ सी दिस कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नंबर 1 इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नंबर 2 इज सोशल प्रॉब्लम्स, नंबर 3 इज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, नंबर 4 इज कंक्लूजन एंड रेज ऑफ होप। सो जस्ट सी दिस, नंबर 1 पे लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट फॉर सेल, लार्जेस्ट कैरल सेल इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री। नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम्स की, ओके। सो यहाँ पे नहीं, अभी हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू ऑफ रूबल की बात कर रहे हैं, एंड फिर हम कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, इसे बात करें। अभी देखो नंबर 2 आ गया, नंबर 2 यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे हम बात करें सोशल प्रॉब्लम्स की। तो सोशल वॉर, वेलफेयर वॉर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, माफिया इमर्ज, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। तो मैंने किस तरह से पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को पॉइंटर्स में एंड सब हेडिंग्स में सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड जिस वजह से मुझे चीज़ों को समझने में इजीनेस आ गई, आसानी हो गई। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट जो है इसका वो सेम है बुक 1 के जो थर्ड पॉइंट था रिटेनिंग के बारे में, बट एक एक्सेप्शन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक इंडिपेंडेंटली। पहले बात कर चुका हूँ। वॉच, अब टिप है कि वॉच एन इनसाइटफुल स्टोरी या वीडियो अबाउट द टॉपिक, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अगर मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ूंगा थोड़ा सा, या फिर मैं एक वीडियो देख लूँ यहाँ पे यूएसएसआर कैसे फॉर्म हुआ था, तो मुझे ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मुझे राइट अप्रोच पता चल जाएगा। कैसे यूएसएसआर जो फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1917, ये तो ऑलरेडी दिया है इसमें। व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक्स पार्टी, इनका जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाला जो बेसिकली पूरी आइडियोलॉजी थी, कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस हुए थे, एंड सार निकोलस किंग को हटा दिया था। किस तरह से चीज़ें हट गई थी, मोनार्क से इनका सीधे सोशलिस्ट गवर्नमेंट में कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक मोनार्क से सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे बनी, लेनिन आके कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं इस स्टोरी को, इस बैकग्राउंड स्टोरी को समझ लेता हूँ तो शायद मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ने में आसानी होगी। इसी तरह से अगर मुझे कोई भी टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल टिप है कि वॉच एन इनसाइटफुल स्टोरी और वीडियो अबाउट द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में, वहाँ पे मुझे नेपाल का टॉपिक दिखता है, तो मुझे पता है कि वहाँ किंग ज्ञानेंद्र थे, शायद किंग ज्ञानेंद्र थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिन्हें 2002 में रॉयल मैसेकर हुआ था, एंड इन दैट मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वर किल्ड, ओके। जो रॉयल फैमिली थी, वहाँ की किंग की फैमिली थी। तो ये सब चीज़ें मिलती, देखो सुनने में कितना ज़्यादा एकदम इंटरेस्टिंग लगा ना। तो अगर मुझे टॉपिक पता हो एंड मुझे तुरंत ही 2002 की डेट याद हो गई है, मुझे तुरंत ही पता चल गया कि किस तरह से वहाँ मोनार्की डोमिनेट कर रही थी, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर मैं किसी का बैकग्राउंड स्टोरी जान लो, कोई इंसाइटफुल स्टोरी जान लो पहले, या कोई वीडियो देख लो उस टॉपिक के बारे में, तो कितना आसानी हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू डू इज, अगर हमारा टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, तो एक बार यूएसएसआर सर्च कर लो, एक बार सोवियत सिस्टम सर्च कर लो, एक बार लेनिन सर्च कर लो, यू विल गेट द आइडिया कि कैसे अप्रोच करना है, क्या वाइब है स्टोरी की। अब बात करते हैं ओवरऑल अप्रोच की। बुक 1 को कैसे स्पेसिफिकली अप्रोच करना था ये बात कर ली, बुक 2 को कैसे अप्रोच करना था ये भी बात कर ली। नाउ नोट्स मेकिंग, पहला हमारे यहाँ पे पॉइंट है शुड यू डू इट। पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें क्या करना भी चाहिए, तो हम पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की और लॉन्ग नोट्स की, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, क्या तुम्हें शॉर्ट नोट बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग नोट्स बनानी चाहिए? पहले देखते हैं शॉर्ट नोट्स। सी दिस, ये मेरे नोट्स हैं और ये मेरे CUET के नोट्स हैं, दीज आर नॉट माई बोर्ड्स नोट्स। अब इसको अगर ध्यान से देखो, ये चैप्टर 2 है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें मैंने यहाँ पे स्टिकर से शुरू किया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे नन ऑफ द ऑपोजिशन कुड इवन गेट 1/10 ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय कांग्रेस। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 40% जो चैप्टर है उसके नोट्स एक ही के पूरे पेज में कंप्लीट कर दिए हैं। एंड यू नो मैंने चैप्टर 1 के जो पूरे फैक्चुअल नोट्स थे वो तो मैंने एक ही पेज में कंप्लीट कर दिए पूरे चैप्टर 1। सो यू कैन सी किस तरह से मैंने चैप्टर 1 के जो पूरे नोट्स हैं एक में कंप्लीट कर दिए
और उसी तरह से यहाँ पे ये लॉन्ग नोट्स है जहाँ पे मैंने साउथ एशिया के इंडिया एंड इट्स नेबर्स टॉपिक के एक सब टॉपिक इंडियन बांग्लादेश को पूरे एक पेज में समझाया है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैं एक टॉपिक को एक पेज में समझा रहा हूँ, सब टॉपिक को, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को एक पेज में समझा दे रहा हूँ। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स इन नेचर, दीज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर। इनकी खासियत क्या है? ये क्विक फैक्ट्स रिवीजन के लिए कामयाब है। इनकी खासियत क्या है? ये इजीली बन सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि मोर देन सफिशिएंट है और ये ऑलमोस्ट इज इक्वल टू एनसीईआरटी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो लिखा है उस तरह से ही पूरा का पूरा कवर किया है। बट डिसएडवांटेज ये है कि दीज आर टाइम टेकिंग एंड नो यूज फॉर क्विक रिविजन। यहाँ पे क्या है? नो यूज फॉर सब्जेक्टिव क्यूएनएस। सब्जेक्टिव क्यूएनएस के लिए कोई काम नहीं आने वाले हैं, कोई काम नहीं, बल्कि फैक्ट्स के लिए काम आ सकते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट जो हमें लिखना है वहाँ पे कंटेंट लिखना है उसके लिए काम नहीं आने वाले। और सेकंड ये है कि इसमें लेस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। जब मैं इसको विजिट करूंगा तो मुझे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता रहेगा, बट इसको विजिट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे फैक्ट्स रिवाइज हो रहे होंगे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू। एक ऑल्टरनेटिव बताते हैं, मेक एनसीईआरटी योर गो टू नोट्स। ये किया था मैंने। सो यू कैन सी, अपनी एनसीईआरटी को एस्थेटिक बना लो तो भी शायद काम चल जाएगा। आई विल शो यू हाउ। ये शैडो पे फोकस मत करना, ये नेपाल वाला ही टॉपिक है। एंड अब ये देखो कि मैंने बस इतने से एक फ्लो चार्ट में किस तरह से पूरा का पूरा नेपाल का बड़ा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आई विल जस्ट गो थ्रू इट। देखो, नेपाल एक हिंदू किंगडम था पास्ट में। 1990 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स की वजह से किंग ने एक्सेप्ट किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ 1990 में, राइज ऑफ माओइस्ट। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया कि ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चला था माओइस्ट, डेमोक्रेट्स और किंग के बीच में। 2002 में किंग अबॉलिश करते हैं पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। 2006 अप्रैल में बिग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि डिसॉल्व कर देते पार्लियामेंट, उसको रिस्टोर कर लिया जाता है एंड इट वाज अ मेजर विक्ट्री, फर्स्ट मेजर विक्ट्री लेड बाय एसपीए 7 पार्टी अलायंस। अभी तक मुझे याद है, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाती है नेपाल एंड 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। सो देखो, मैंने नेपाल की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री एक छोटे से फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर ली। एंड अब मुझे बल्कि पेजेस को पढ़ना ही नहीं है, वो बोरिंग पेजेस को, बल्कि मैं एक बार बस ये फ्लो चार्ट देख लूंगा तो मुझे सब समझ आ जाएगा, मुझे सब याद आ जाएगा। तो अगर मैं ऑलरेडी 3-4 बार एक टॉपिक को पढ़ चुका हूँ तो दोबारा से पूरा रीड करना सही है, एफिशिएंट है, या फिर एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लेना, पता ही होगा तुम्हें। दूसरा चीज देखते हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। एक टॉपिक है चैप्टर 1 का, बुक 1 का। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में बेसिकली डिफिकल्टीज जो है ना, देखो, द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। तो टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि टोटल 4 प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया? तो मुझे याद है कि यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। पहला पॉइंट क्या है? नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। दूसरा क्या है? ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। चौथा है पार्टीशन का प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। तो इस तरह से मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं पूरा पढ़ूंगा ही नहीं। आई विल जस्ट सी ये 4 पॉइंट हैं यहाँ, और इन 4 पॉइंट के मेन पॉइंट्स भी मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखे हैं जो थोड़ी स्ट्रांगली हाईलाइटेड है, तो उसको मैंने बस रीड कर लिया वर्क करके नोट्स की तरह। देन थर्ड देखो, पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है। एंड देन अगर मुझे इसी को एक कंसाइज फॉर्म में समझना है तो नेहरू फर्स्ट पीएम प्लस एफएम 1946 से 64 तक 3 ऑब्जेक्टिव थे। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं नाम के। देन मोर फ्रेंडली विद यूएस ब्लॉक कौन कौन थे? अंबेडकर, जनसंघ एंड स्वतंत्र। सी दिस, यू कैन सी द हाईलाइटिंग टेक्निक। ठीक है, हाईलाइटिंग टेक्निक की भी अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं नंबर को जब रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं सिर्फ एक ब्लू हाईलाइटर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इससे फायदा देखो क्या होगा। व्हाट इफ मेरे दिमाग में आज आया कि मुझे सिर्फ आज डेटा नंबर्स ही रिवाइज करना है जितने भी पॉलिटिकल साइंस की बुक में है, जो कि मुझे हेल्प एमसीक्यूज के लिए हेल्प कर सके, तो मैं बुक उठाऊंगा एंड मुझे आधे घंटे से भी कम है, शायद 15-20 मिनट में मैं सारे के सारे बुक के नंबर्स, डेटा, फैक्ट्स को रिवाइज कर लूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ उस बुक में ब्लू हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ रहा हूँ, मैं पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ। सो क्या तुम्हें अब एक अलग से पेज में सारी डेट्स लिखने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पूरी बुक से गो थ्रू करना है जहाँ जहाँ पे ब्लू हाईलाइटेड चीज़ दी गई है। इसी तरह से अगर तुम्हें एक मैंने ब्लू ले लिया न्यूमेरिकल्स के लिए, डेटा के लिए, एंड दूसरा मैं ले लूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको मैं थोड़ा डार्क तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ। पिंक रिप्रेजेंट करता है थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट लाइन्स। एक और ले लो जहाँ पे तुम कोडेड स्टेटमेंट्स ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो। इस तरह से अपने हाईलाइटिंग की भी स्टाइल्स बना सकते हो और ईजियर कर सकते हो चीज़ों को पढ़ना, एनसीईआरटी को रिवाइज करना और एनसीईआरटी को नोट्स की तरह यूज़ करना। देन सेकंड थिंग इज फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया किस तरह से यूज़ कर सकते हो। एंड तीसरा है सब हेडिंग्स एंड पॉइंट्स मेकिंग। मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ शॉक थेरेपी वाले एग्जाम्पल में। देन अदर एनोटेशंस आपकी हो सकती हैं जैसे भी आप करना चाहें जो आपको मदद करें। दूसरी चीज़ की बात करते हैं विच इज़ लर्निंग टेक्निक्स। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लर्निंग टेक्निक्स जो है आपको कोई दे नहीं सकता। शायद कोई टेक्निक्स जो है वो आपके काम आ सकते हैं, कुछ टेक्निक्स, बट जितनी बार आप उस बुक को पढ़ते जाओगे एनसीईआरटी को, अभी 2 महीने हैं सो प्लीज़ डरो मत, पढ़ सकते हो, ठीक है। जितनी बार बुक को पढ़ते जाओगे उतनी बार आप उस चीज़ को और अच्छे समझते जाओगे। एंड जब तुम समझोगे तो तुम ऑलरेडी और अच्छे से उनके निमोनिक्स डेवलप कर पाओगे, उनके ट्रिक्स डेवलप कर पाओगे। तो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, जैसे मैंने की। अब ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली
कुछ सालों पहले तक ही वन पार्टी नेशन थी। तो मैंने कैसे याद कर लिया? अब मुझे कैसे याद आएगा कि कौन सी 3 कंट्रीज थी? मैस्कॉट, ये एक वर्ड होता है, इसके थ्रू मैंने याद कर लिया। तो अब देखो एम रिप्रेजेंट्स मैक्सिको, एस के आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है साउथ कोरिया, एंटी रिप्रेजेंट्स ताइवान। तो मैस्कॉट के थ्रू मैंने याद कर लिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ए और ओ भी तो है, तो ऐसे याद कर लो कि वॉवल्स को एक्सक्लूड करो, वॉवल्स को नहीं याद रखना। सो मैस्कॉट, ये मेरी टेक्निक है, ठीक है। मे भी किसी और के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं है। इस तरह से एक और है INC इज इक्वल टू ANC। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली उसने बुक में दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस थी यहाँ पे इंडिया में, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस थी। तो मैं कैसे याद रखूंगा कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये क्या थी, या फिर कैसे याद कर सकते हैं? मैंने एक इक्वेशन वाली सिंपल सी, NC कॉमन है, बस I और A का डिफरेंस है, अफ्रीका और इंडिया। सो INC इज इक्वल टू NC। अब मुझे याद हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट। और चीजें देख लेते हैं कुछ और, हाउ आई डेवलप्ड, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स। अब ये देखो फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो मैं और नहीं समझाऊंगा। जिस तरह से मैंने नेपाल को पूरा कवर कर लिया था, उसी तरह से बीजेपी का जो ओरिजिन और शुरुआत थी उसको मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये पूरा है बीजेपी मर्ज, जनता पार्टी BJS मर्ज करती है जनता पार्टी साथ, 1980 बीजेपी फॉर्म होती है। पहले तो उनके आइडियाज क्या थे, फिर कैसे सक्सेस नहीं मिलती तो चेंज करते हैं, हिंदुत्व में आ जाते हैं, वीर सावरकर ने मोबिलाइज किया था, फिर मातृ क्या होता है, पुण्यभू सॉरी, देन 2 डेवलपमेंट्स होते हैं, शाहबानू, अयोध्या इशू एंड ये सब चीजें। देखो मैंने किस तरह से फ्लो चार्ट्स को बना के अंडरस्टैंडिंग को ईजी कर दिया है। एंड दूसरा है लर्निंग विद डेट्स। मुझे तो देखो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत लोगों के लिए डेट्स कंफ्यूजिंग हो सकती है, बहुत लोग डेट्स के साथ चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, बहुत लोगों को डेट्स के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, बट मुझे ट्रिक्स, मेरी ट्रिक ही ऑलरेडी डेट थी। तो ये देखो 1528 जो हमारा 3 डोम स्ट्रक्चर था वो बिल्ट होता है, 1949 सील्ड, ओके सील हो गया। अब देखो मेरे पास एक ये था कि मैं डेट्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता था, उससे मुझे और अच्छे से याद होता था। जैसे कि 1528, अब ऐसे याद करो कि इससे ठीक 400 साल ऑलमोस्ट बाद, या इससे ठीक 420 साल बाद। देखो 420 ऑलरेडी तुम्हें याद है, 420 तो सबको ही पता होता है नंबर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, ठीक है, चोरी। सो ऑलमोस्ट ठीक 420 साल बाद। तो 420 साल कितने होते हैं इसमें? 1528 से 1949, यानी कि 1948 के राउंड, नहीं बस एक साल आगे आ जाओ, तो 421 नहीं करना, 420 करना है। 1949 तो ऑलरेडी आ जाएगा, 1949 में सील हो गई। फिर कुछ ही साल बाद 1986 में अनलॉक होता है स्ट्रक्चर, शिलान्यास ये सब होता है। 1986 मुझे इसलिए याद है कि 1986 के अराउंड शाहबानो केस भी हुआ है, इसलिए मुझे याद हो गई डेट। देन 6 साल बाद डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, देन 2019 बात की जरूरत नहीं है। सो ये नवंबर 9 2019 में 50 वर्डिक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, एंड चीजें हो जाती हैं। तो मुझे इस तरह से डेट्स के थ्रू ही पूरा कॉन्सेप्ट याद हो गया। अगर लॉन्ग आंसर भी आता था मैं बना लूंगा। एक और टेक्निक है मेकिंग बल्कि पैराज लुक स्मॉल, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे सोवियत यूनियन का भी एग्जाम्पल है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, इसका भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मैंने, यू कैन सी दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ओवरऑल अप्रोच के, विच इज आंसर राइटिंग प्रेप। आंसर राइटिंग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो? पहली बात तो NCERT की 2 फीचर्स होते हैं, विच इज फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सब्जेक्टिव। दोनों ही डिफरेंट अप्रोच अपने में कैरी करते हैं, बट सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं? यू कैन अप्रोच इट टुगेदर, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप हाईलाइट करके नंबर्स को याद कर सकते हो फॉर MCQs, एंड उसी के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए भी हाईलाइटिंग बना रखा है। उसी तरह से अगर आप इस नोट्स को सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट NCERT साथ में पढ़ लेते हो एक बार में, सो यू आर अप्रोचिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव थिंग्स टुगेदर। अब कुछ और टिप्स देख लेते हैं। यूजफुल मेथड, क्या है यूजफुल मेथड? ट्रीट एवरी टॉपिक पैरा एज अ क्वेश्चन एंड आफ्टर स्टडीइंग इट एक्टिवली रिकॉल इट लाइक यू आर प्रेजेंटिंग एन आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ये वाला टॉपिक नहीं लेते हैं, चलो नेपाल वाला लेते हैं या पाकिस्तान वाला लेते हैं। मैंने पाकिस्तान का टॉपिक पढ़ा, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और मोनार्की के बारे में पढ़ा, सॉरी मोनार्की नहीं, मिलिट्री के बारे में पढ़ा। अब मुझे जानना है कि उनका ट्रांजिशन कैसे कैसे होता है, अप्स एंड डाउन्स कैसे कैसे आते हैं डेमोक्रेसी मोनार्की में। मैंने क्या किया, पहले मैंने पाकिस्तान को पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, साउथ एशिया वाले जो चैप्टर है उसमें। देन अब मैं क्या करूंगा, मैं उस पैरा को ही क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा खुद से ही, एंड फिर अपने सब क्वेश्चन पूछूंगा एंड उसको एक्टिवली रिकॉल करूंगा खुद से कि ओके आयुब खान आते हैं, यारा खान आते हैं, देन जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, ये होता है, फिर बेनजीर भुट्टो आती हैं, फिर नवाज शरीफ आते हैं, फिर उनके बीच में टसल रहता है, और फिर फाइनली परवेज मुशर्रफ आते हैं 99 में, और वो अपने आप को फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। सो मिलिट्री डेमोक्रेसी ऐसे मुझे याद होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज किया और फिर उसको खुद से पूछा एंड एक्टिवली रिकॉल किया। सेकंड, इस तरह से आप पढ़ना शुरू करिए। अब ये पहली बार में नहीं आएगा। ऑलवेज स्टडी इन Q&A अप्रोच, हमेशा हर एक क्वेश्चन को Q&A अप्रोच से ही पढ़ो। अब इट विल ओनली कम आफ्टर स्टडीइंग ट्वाइस और थ्राइस। पहली बार अगर पढ़ने बैठे हो इस बुक को, सो इट विल नॉट कम टू यू ये Q&A अप्रोच, शायद दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तब वो क्वेश्चन आंसर अप्रोच आ सकता है। कैसे आएगा? अब जैसे इसको नहीं लेते हैं, ऑलरेडी ऊपर वाले को लेते हैं। ये देखो, अब जैसे मैंने पूरा पढ़ लिया एक बार, मुझे समझ भी आ गया। सो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज USSR। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज USSR, या मैं खुद से पूछ रहा हूँ व्हाट इज USSR, तो मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। केम इनटू बीइंग, यहाँ पे आता है USSR इजैलिटेरियन सोसाइटी चाहता था, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, ठीक है, बिगेस्ट स्टेप इन ह्यूमन हिस्ट्री था, अबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्राइमेसी देता है स्टेट को, ये सब चीजें वन पार्टी सिस्टम फॉलो करता है, इकोनॉमिक प्लान है, कंट्रोल बाय स्टेट है, ये पूरा है USSR का आंसर। तो मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर दिया, क्वेश्चन आंसर अप्रोच पढ़ रहा हूँ। उसी तरह से मैंने ये पढ़ा, तो ये क्या है बेसिकली, इसको मैं ट्रीट करता हूँ 1.3 वाला जो पूरा है, ये एडवांटेजेस ऑफ USSR या फिर प्रोज ऑफ USSR या मेरिट्स ऑफ USSR। सो बेसिकली अगर कोई पूछे, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ USSR, सो ये सारे पॉइंट्स हैं। मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट US, सोवियत इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, फ्रॉम पिंस टू कार सब कुछ ये लोग बनाते थे खुद से ही। ये सारे पॉइंट्स आ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड।
सो मैंने जैसे इसको पढ़ा फिर मैंने तुरंत इसको चेंज कर दिया, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूएसएसआर। मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मुझे पीवाईक्यू की जरूरत नहीं है, अभी मैंने खुद से ही इसको क्वेश्चन में चेंज करके खुद से आंसर कर दिया। इससे होगा क्या, तुम हर पैराग्राफ को, हर टॉपिक को एक क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ रहे होगे। एंड अगर तुम हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ लोगे तो कोई भी पीवाईक्यू तुम्हारे सामने आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए एग्जाम में, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अब ये थर्ड है, आई होप तुम्हें दिख रहा हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ, विच इज दिस, टर्न होल चैप्टर इनटू अ Q&A सेट। ये मैंने किया था पॉलिटिकल साइंस के लिए। मैंने क्या किया पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर लिया, पढ़ लिया उसको। अब मैंने क्या किया, मान लो मैं चैप्टर उठाता हूँ, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। मैंने उठाया, मैंने इसको क्या किया कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर को एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बदल दूंगा। मैंने शुरू किया पहले से। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि बेसिकली इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या चैलेंजेस थे, क्या 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। फिर पार्टीशन का चैलेंज, पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो बन गया क्वेश्चन। फिर इंटीग्रेशन कैसे बनने का, वो बन गया क्वेश्चन। रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे, वो बन गया क्वेश्चन। एंड बाकी स्टेट्स के एंड में जो बॉक्स में दिया है उसका रिऑर्गनाइजेशन कैसे, वो बन गया क्वेश्चन। सो जितने भी अपने टॉपिक्स थे मैंने सबके एक क्वेश्चन बना दिए, लॉन्ग क्वेश्चंस। इससे क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो 10 क्वेश्चंस में, 10 से 12 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने के बाद इन 10 क्वेश्चंस को, मैं लिख तो नहीं सकता इतना, अगर लिख सकते तो लिख लो, वरना मैं इन 10 क्वेश्चन को खुद को ही आंसर कर दूंगा। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब मैं पूरे इन 10 क्वेश्चंस को खुद से आंसर कर लूंगा। एंड मेरा एक्टिव रिकॉल हो गया और मेरा आंसर राइटिंग के लिए भी एक तरह से फाउंडेशन डेवलप हो गया। अब ये 3 चीजें आपको आंसर राइटिंग के लिए प्रिपरेशन करने में तो हेल्प कर सकती हैं, बट आपको आंसर राइटिंग एज अ स्ट्रक्चर, एज राइटिंग इट, वो हेल्प नहीं करेंगी। सो इफ यू वांट अ वीडियो अबाउट आंसर राइटिंग, कैसे उसको अप्रोच करें, सो प्लीज कंसिडर कमेंटिंग। फोर्थ जो है वो है मेकिंग योर सेल्फ एग्जाम रेडी। एग्जाम रेडी करना है ना, मैं एट द एंड देना तो एग्जाम है, इसलिए पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द टारगेट, एंड गोल क्या है, ठीक है, ये जानना है। सो एंड गोल से पहले अल्टीमेट गोल की बात करेंगे। अल्टीमेट यानी कि एकदम अल्टीमेट, एकदम एंड वाला, एकदम एंड वाला। अल्टीमेट गोल क्या है, इफ समवन आस्क यू टॉपिक, एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पूछ रहा है बुक से, यू शुड बी एबल टू टेल ऑल द डेटा फैक्ट्स इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी एंड सब्जेक्टिव कंटेंट इन अ Q&A फॉर्म। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्टीमेट गोल तुम्हारा ये है, तुम्हें पहुंचना वहां पे है जहां पे तुमसे कोई भी कुछ भी पूछ दे। व्हाट इज सिंडिकेट, व्हाट इज नाम, व्हाट इज अफरोशन यूनिटी, व्हाट हैपेंड इन सीनो इंडियन वॉर 1962, कुछ भी पूछ दे, तुम्हें सारे के सारे डेटा फैक्ट्स याद हो और सब्जेक्टिव कंटेंट तुम बता पाओ एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ये अल्टीमेट गोल है। अब ये कैसे करना है, ये अप्रोच मैं पूरा का पूरा इस पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें घबराने की जरूरत है या फिर क्या करने की जरूरत है। बट अल्टीमेट गोल इज नॉट इक्वल टू एंड गोल, रिमेंबर दिस। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एंड गोल तक भी पहुंच गए, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर 95+ अकॉर्डिंग टू मी। बट इफ यू आर दैट परफेक्शनिस्ट गाय, और इफ यू आर दैट टॉपर इन योर क्लास, जिसको 99 या 100 ही स्कोर करने हैं, जिसको 100 ही स्कोर करने हैं, वो यहाँ तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करे। एंड आई थिंक हर किसी का जो अल्टीमेट गोल है एट द एंड वो यही होना चाहिए। बट आपको एंड गोल तक तो पहुंचना ही है। एंड गोल है क्या, व्हाट इज इट, ये समझ के चलो कि एंड गोल इज नथिंग बट अ लेवल डाउन, या फिर जस्ट अल्टीमेट गोल के नीचे आता है, जहां पे हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से याद कर रहे हैं और हर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें थोड़ा सा याद है, इफ नॉट कंप्लीटली, और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमें 80% नॉलेज याद है। दिस इज अवर एंड गोल। अब बात करते हैं हाउ टू रीच हियर। सो ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ें कैसे हमें रीच करना है, वही स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है, फिर एक्टिवली रिकॉल करना है, फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ये मुझे बहुत हेल्प किया था। अगर तुम करना चाहो तो टर्न होल चैप्टर इनटू अ Q&A सेट कैसे करना मैंने बता दिया। यू कैन डू दिस ऑल्सो। कार्टून सारी इन सब चीज़ों को पढ़ो, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तुम कुछ नहीं भूलोगे। अभी अगर तुम बैठोगे तुम्हें लगेगा कि भाई ये बहुत बल्कि पैरा है, सब क्या लिखा समझ नहीं आ रहा, ये कैसे रिटेन हो गया, तो हो ही नहीं सकता। बहुत बार हमें लगता है कि 2 बुक्स हैं, इतनी बल्कि बुक्स हैं, तो इसमें हमें सब कुछ कंटेंट तो याद हो ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू इट इज नॉट इम्पॉसिबल। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू रीच हियर? नो, ये नेसेसरी नहीं है, बट अल्टीमेटली तुम्हारा गोल यही होना चाहिए। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम इसके आसपास एंड तक पहुंच जाओ, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर। अगर तुम इसके आसपास नहीं पहुंचे हो एंड थोड़ा नीचे हो, देन ऑल्सो यू आर अराउंड 85, 90 और अबव 90, ठीक है। अबव 90 तो तुम इजीली कर लोगे अगर तुम एंड गोल के आसपास ही पहुंच गए। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से आई स्टार्टेड लेट बट आई डिड इट। ये मेरे मार्क्स हैं, 99 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से। एंड एक जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ वो मुझे पता है, एमसीक्यू का मेरा गलत हुआ था, आई न्यू दैट वाज रॉन्ग। सो आई स्टार्टेड लेट बट आई डिड इट, ओके। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बोर्ड्स 2025 था, ओके, एंड 2024 मेरा पूरा सेशन था। सो यू कैन से कि मैंने 5 to 10% स्टडी करी हुई 2024 में, एंड बाकी की जो स्टडी थी मैंने 2025 फ्रॉम जैन टू अप्रैल नहीं मार्च, ठीक है, फ्रॉम जैन टू मार्च करी। यानी कि यहाँ के जो 7-8 मंथ्स हैं वहाँ मैंने 5 to 10% स्टडी करी, और यहाँ के जो 2-3 मंथ्स हैं वहाँ पे मैंने अपनी 90 to 95% स्टडी करी। सो अगर मैं इस अल्टीमेट गोल पे पहुँच सकता हूँ, आई कैन से कि मैं अल्टीमेट गोल पे पहुँचा जाऊँ। अगर मैं इस अल्टीमेट गोल पे पहुँच सकता हूँ, सो वाई कांट यू, क्योंकि अभी जनवरी शुरू ही हुआ है। आई होप यू गेट इट। इफ़ यू वॉन्ट मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, और अगर कोई भी टिप या फिर कोई भी अप्रोच के रिलेटेड पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हों
एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं हिस्ट्री के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड या एज अ ह्यूमैनिटी एज अ सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, बोर्ड्स में क्या चीज़ें एसेंशियल है, क्या चीज़ें नहीं है, तुम्हें किस तरह से किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, एंड बाकी जो ऐसी चीज़ें अगर तुम जानना चाहते हो एकेडमिकली, so please consider commenting those things, and if you like this video please consider subscribing. Thanks for watching.